नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स चैप्टर है मर्चेंट बैंकिंग के बारे में और ये पार्ट 1 है। तो हमें मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग की हिस्ट्री, कैसे मर्चेंट बैंकिंग हमारे देश इंडिया में डेवलप हुई है, मर्चेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है मर्चेंट बैंक को, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर करनी है। तो देखो, मर्चेंट बैंकिंग क्या कहानी है। एक तो कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक कौन से, जो हमारे जनरली जिन्हें हम बैंक कहते हैं मौके पर, अगर मैं बैंक जा रहा हूँ एफडी करवाने, मैं बैंक जा रहा हूँ पैसे जमा करने, मैं बैंक जा रहा हूँ चेक जमा करने, दैट इज कमर्शियल बैंक। ओके, तो मर्चेंट बैंक बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। मर्चेंट मतलब होता है व्यवसायी। मर्चेंट क्या होता है फ्रेंड? व्यवसायी, यानी कि सौदागर। मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, सौदागर बोलते हैं। तो सौदागरों के बैंकर्स यानी बिजनेसमैन के बैंकर, ऐसे बैंक जो बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, लेकिन ये डेली बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं तो आप बोलोगे सर बिजनेसमैन को कमर्शियल बैंक भी हेल्प करते हैं, लेकिन डेली बैंकिंग सर्विसेज नहीं देते हैं मर्चेंट बैंक। समझ गए? यानी डेली बैंकिंग सर्विसेज हटा दीजिए और बिजनेसमैन को हेल्प करिए, ऐसे बैंकर को मर्चेंट बैंक। बात मेरी समझ में आई? यानी कि जैसे किसी को शेयर मार्केट में शेयर लेकर आना है, मर्चेंट बैंकर हेल्प करेगा, अंडरराइटिंग की प्रक्रिया में हेल्प करेगा, कोलेटरल में हेल्प करेगा, इस तरीके के कामों में हेल्प करने वाले मर्चेंट बैंक कहलाते। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करें, थोड़ा बहुत आपको समझाया, बाकी धीरे धीरे चैप्टर जैसे बढ़ेगा समझ में आएगा। द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज इन मेच्योर स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब बोलते हैं कि कैपिटल मार्केट हमारी मेच्योर है, बहुत अच्छी मार्केट हमारी मौके पर चल रही है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर काम अच्छे से हो पा रहा है। विथ अ डीप इक्विटी मार्केट एंड फास्ट डेवलपिंग बॉन्ड मार्केट, देयर इज ए अबंडेंट स्कोप फॉर द मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। ध्यान दीजिए, हमारे पास जो इक्विटी मार्केट है काफी डीप है, काफी गहरी है और काफी तेजी के साथ में बॉन्ड मार्केट डेवलप हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारा स्कोप मौजूद है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज की। तो बात समझ में आ रही होगी कि मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज कहां पर होंगी? इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट यानी डेट मार्केट में, यहीं पर ये काम करते हैं। एज मर्चेंट बैंक्स एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द बिजनेस एंटिटी व्हिच रिक्वायर फंड्स एंड द इन्वेस्टर्स। तो मतलब ये बोलते हैं जो मर्चेंट बैंक होते हैं ये मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। किसके किसके बीच में? बिजनेस एंटिटी और इन्वेस्टर के बीच में। बिजनेस एंटिटी वो होती है जिनको पैसों की जरूरत होती है और इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास में पूंजी मौजूद होती है और वो चाहते हैं कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं से कुछ कमा लें। ठीक है, तो मर्चेंट बैंक एक मीडिएटर होता है जो बिजनेस एंटिटी को, बिजनेसमैन को मदद करता है और इन्वेस्टर के बीच में एक बॉन्ड का काम करता है, मतलब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है, बिजनेसमैन को पैसे चाहिए अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए और इन्वेस्टर के पास पैसे भरे पड़े हैं, वो ये चाहता है कि हम पैसा अपना लगा करके किसी तरीके से कुछ रिटर्न कमाएं। ठीक है, तो उन्हीं के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कौन? मर्चेंट बैंक। बात समझ में आ रही होगी। ओके, बात करते हैं डेफिनेशन की। भाई, डेफिनेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग क्या है? तो मर्चेंट बैंकिंग primarily involves providing financial advice and services to large corporate and wealthy individuals. मर्चेंट बैंकिंग में मुख्यतः क्या काम होता है? फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है, पैसे नहीं सलाह दी जा रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं। किसको? बड़े कंपनियों को और अमीर इंडिविजुअल लोगों को। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बड़े कारपोरेट्स को और वेल्दी इंडिविजुअल्स को। मर्चेंट बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विस टू द जनरल पब्लिक। नहीं, मर्चेंट बैंक रेगुलर बैंकिंग सर्विस बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपको खाता खुलवाना है, मर्चेंट बैंक नहीं करेगा। आपको एफडी करवानी, मर्चेंट बैंक नहीं करेगा। आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, मर्चेंट बैंक ये सारे काम नहीं, फिजूल वाले काम, मतलब फिजूल इन द सेंस कमर्शियल वाले काम बिल्कुल भी नहीं करता। तो रेगुलर बैंकिंग सर्विस बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेफिनेशन दे रखी है। नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिफाइंस मर्चेंट बैंकर एज।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से मर्चेंट बैंकर किसे कहते हैं? एनी पर्सन हु इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट, इशू मतलब वही शेयर मार्केट में इशू, शेयर मार्केट में शेयर इशू करना। तो इशू मैनेजमेंट में इंगेज्ड है, आइदर कैसे? बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग आर सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज एज मैनेजर। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इशू मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है। इशू मैनेजमेंट मतलब शेयर मार्केट में कोई शेयर इशू करना है, उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? एज ए मैनेजर इन्वॉल्व है। एज ए मैनेजर, मैनेजर के तौर पर वो क्या कर रहा है? अरेंजमेंट्स कर रहा है खरीदने, बेचने, सब्सक्राइब करने का सिक्योरिटीज के, एज ए मैनेजर। या फिर एज ए मैनेजर, कंसल्टेंट या एडवाइजर। मैनेजर के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर, एडवाइजर के तौर पर वो क्या कर रहा है? अरेंजमेंट्स कर रहा है ताकि किसी कंपनी के शेयर को बाई किया जा सके, सेल किया सके, सब्सक्राइब करवाया जा सके। या फिर दूसरा तरीका क्या है? आर रेंडरिंग कारपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। या फिर अगर वो इशू मैनेजमेंट नहीं देख रहा है, खुद शेयर मार्केट में शेयर इशू करवाने में मदद नहीं कर रहा है, तो वहां पर कारपोरेट एडवाइजरी सर्विस दे रहा है, यानी कि कारपोरेट्स को सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। इस सलाह देने की यानी कि कंसल्टेंसी की सर्विसेज एक तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फिर आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे हम। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर वापस से शुरू से देखेंगे। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि कहाँ से, प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से कैसे मर्चेंट बैंकिंग सामने आती है। द ओरिजिन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग कैन बी ट्रेस्ड टू इटली in late medieval times and to France during the 17th and 18th century। बस कहानी समझते चलिएगा, यहाँ कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी भाई अगर हम देखें तो मध्यकाल में, प्राचीन काल है ना, एंशियंट टाइम, मेडिवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम, है ना। इस हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो मेडिवल टाइम में इटली में जो है इसकी शुरुआत हुई मर्चेंट बैंकिंग में, और 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में इसको देखा जा सकता है। Italian merchant bankers introduced into England not only bill of exchange but also the institution and technique connected with the organized money market। तो इटली के जो मर्चेंट बैंकर हुआ करते थे उस समय, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के शुरू किया बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लेकर आए, साथ ही साथ में इन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स वगैरह बनाए, ऐसी टेक्निक्स इजाद की जिससे कि मनी मार्केट को ऑर्गेनाइज कर सके। Merchant banking consisted initially of merchants who assisted in financing the transaction of other merchants in addition to their own trade। तो अगर कायदे से देखा जाए तो मर्चेंट बैंकिंग शुरुआत के दौर में क्या था? इसमें मर्चेंट होते थे, सौदागर होते थे, व्यवसायी होते थे, जो हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे किसमें? दूसरे मर्चेंट, दूसरे जो सौदागर हैं उनकी ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करने, दूसरे मर्चेंट की ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करने में मदद करते थे अपने खुद के ट्रेड के अलावा। यानी कि मर्चेंट एक मतलब एक बिजनेसमैन, दूसरा बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन अपना काम तो कर ही रहा है, दूसरे बिजनेसमैन के भी ट्रांजैक्शन के फाइनेंस करने में, वहां भी पैसे देने में मदद करता था। यहीं से कहीं ना कहीं जो है मर्चेंट बैंकिंग निकल करके आती है। इन फ्रांस ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी अ मर्चेंट बैंकर, जिसे ले मर्चेंट बैंक्वेर बोला गया है, फ्रेंच लैंग्वेज में बोला गया है, ले मर्चेंट बैंक्वेर, यानी मर्चेंट बैंकर को ही फ्रेंच भाषा में ऐसे बोलते हैं। वाज नॉट मेयरली अ ट्रेडर बट एन एंटरप्रेन्योर। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए फ्रांस में, तो जो मर्चेंट बैंकर होते थे वो केवल जो है ट्रेडर यानी कि सौदागर या व्यवसायी नहीं होते थे, बल्कि एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे। तो वो एंटरप्रेन्योर होने की वजह से ही इन्वेस्टेड हिज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन ऑल काइंड ऑफ प्रॉमिसिंग एक्टिविटी। मतलब स्थिति ऐसी थी कि जो भी इनको प्रॉफिट होता था, इन बिजनेसमैन को, इन मर्चेंट्स को, वो सभी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया करते थे, पैसे लगाना शुरू कर दिया था। जो भी बिजनेस लगता था कि हाँ ये अच्छा फलेगा फूलेगा, वहां पर ये पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। ही एडेड बैंकिंग बिजनेस टू हिज मर्चेंट एक्टिविटीज एंड बिकम ए मर्चेंट बैंकर। मतलब ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो हमारे बिजनेसमैन थे फ्रांस के, जिन्होंने ये पैसे इधर उधर इन्वेस्ट किए ताकि जो है प्रॉफिट कमा सके, तो उन्होंने ही किया, ही एडेड बैंकिंग बिजनेस।
टू हिज मर्चेंट एक्टिविटी, यानी मैं सौदागर था। ये लोग क्या थे? सौदागर थे। मतलब मसाले लाए बेच के गए, कपास लेकर आए बेच कर गए, सोना लाए बेच कर गए। तो उस इसी तरीके की एक्टिविटी में उन्होंने बैंकिंग का बिजनेस भी जोड़ लिया कि अब वो लोगों को उधार देना शुरू कर दिया, एक तरीके से कहें ना। ही एडेड बैंकिंग बिजनेस टू द मर्चेंट एक्टिविटी, यानी सौदागरी का काम तो हो ही रहा था, है ना, व्यवसाय तो हो ही रहा था, उसमें बैंकिंग का बिजनेस भी जोड़ दिया इन्होंने, और इस तरीके से ये मर्चेंट बैंकर बन गए। इस तरीके से ये मर्चेंट बैंकर बन गए। मर्चेंट बैंकिंग फर्दर डेवलप थ्रू एंटरिंग ऑफ लंदन बेस्ड मर्चेंट्स इन फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड यूजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। मतलब ये बोलते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग और फली फूली कब? जब लंदन में आधारित, लंदन बेस्ड जो मर्चेंट्स थे, व्यवसायी थे, सौदागर थे, उन्होंने फाइनेंसिंग शुरू कर दी किसकी? फॉरेन ट्रेड के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी कि विदेशी बिलों को एक्सेप्ट करके फॉरेन ट्रेड के लिए पैसे देना शुरू कर दिया। तो मर्चेंट बैंकिंग और फली फूली। लेटर ऑन दीज मर्चेंट असिस्टेड द गवर्नमेंट इन रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स बाई फ्लोटिंग ऑफ द बॉन्ड। मतलब अब सोचिए कि पहले ये क्या कर रहे थे? अपने मर्चेंट जो सौदागर थे, जो बिजनेसमैन थे, उनकी मदद करते थे, लेकिन ये बाद में इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने सरकार को हेल्प करनी शुरू कर दी। सोचिए आप ये बात कि मर्चेंट, दीज मर्चेंट्स असिस्टेड द गवर्नमेंट, अब पैसों की जरूरत थी सरकार को, तो उनको जो है पैसा देना इन्होंने शुरू कर दिया बाई रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड बाई फ्लोटिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी ये बॉन्ड बेचते थे, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते थे और उसको गवर्नमेंट को देते थे। इस स्थिति तक ये आ गए। ओके, देयर आफ्टर दे एक्सटेंडेड देयर एक्टिविटी टू सिंडिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब बाद में इन्होंने अपनी एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें जोड़ी, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के फाइनेंस अवेलेबल करवाना, अंडर राइटिंग का काम करना, एक्टिंग एज रजिस्ट्रार का काम करना, डिवेंचर ट्रस्टी का काम करना, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम करना, निगोशिएटिंग एजेंट का काम करना, किसके लिए? मर्जर और टेक ओवर वगैरह के लिए। तो ये सारे काम आप देख पा रहे हो कि मर्चेंट बैंकर क्या करता है। इसमें आम आदमी की, मतलब हमारी जो जनरल बैंकिंग की जरूरत है उसमें कोई नहीं पूरी होती है। भाई डिवेंचर का ट्रस्टी बन रहा है, वो अंडर राइटिंग का काम कर रहा है, रजिस्ट्रार का काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड का सिंडिकेशन अवेलेबल करवा रहा है, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, और उसके बाद में मर्जर और टेक ओवर में निगोशिएटिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो ये सारे काम जो है इसने की, मर्चेंट बैंकर्स ने करने शुरू की। इसमें एक दो देखते हैं हम। अंडर राइटिंग क्या होती है? अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो कोई कंपनी अपनी आईपीओ अगर लेकर आती है सर, ठीक है, मान लीजिए उसका आईपीओ 1000 करोड़ का है, तो सेबी की गाइडलाइन बोलती है इस 1000 करोड़ में से कम 90% आपका आईपीओ सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा और जितने भी पैसे सरकार जनता से लिए वो सारे लौटाने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब सोचो आईपीओ लेकर आ रहे हो तो तुम्हें ये इंश्योर करना होगा 1000 करोड़ में से कम 900 करोड़ रुपीज का आईपीओ आपका बिक जाए। नहीं बिकेगा तो आपको ये सोचो कि किसी का 800 करोड़ रुपए का बिका, तो ये भाई आईपीओ कैंसिल हो जाएगा और 800 करोड़ रुपए जनता को वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर ही सब्सक्राइबर, ये जो आपकी सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, अंडर राइटिंग की सर्विसेज आती हैं, यहीं पर ही अंडर राइटर्स आते हैं। अब अंडर राइटर क्या करते हैं सर? ये आगे बढ़ते हैं और मान लो कि आपका आईपीओ 800 करोड़ रुपए का सब्सक्राइब हुआ, तो ये खुद 100 करोड़ का सब्सक्राइब करके आपको इस लायक बनाएंगे ताकि जो है आपका आईपीओ कैंसिल। दैट्स अंडर राइटिंग। ठीक है, फिर एक्टिंग एज रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब वही जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम देखते हैं उनका। डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है? जब भी कोई डिवेंचर इशू किया जाता है तो उसमें ट्रस्टी बनाए जाते हैं। जैसे ट्रस्ट होती है, राम मंदिर ट्रस्ट है तो वहां पर ट्रस्टी बनाए गए हैं, उसी तरीके से जो डिवेंचर है उनमें ट्रस्टी बनाए जाते हैं। क्या काम होता है सर राम मंदिर के ट्रस्टी का? क्या काम है? राम मंदिर के जो भी एसेट्स हैं, जो भी संपत्तियां हैं, उनको सुरक्षित रखना। उसी तरीके से डिवेंचर, जिस कंपनी ने डिवेंचर इशू किया उसके जितने भी एसेट हैं उनको सुरक्षित रखना, लोगों के हितों की रक्षा करना, डिवेंचर ट्रस्टी होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर, किसी के पास 200-400 करोड़ रुपए हैं, विजय माल्या टाइप लोग हैं, दे आर सेइंग कि भाई हमारा पोर्टफोलियो लो, ये पैसे हैं 500 करोड़, तुम इन्वेस्ट करो, हमको प्रॉफिट कमा के दो। दैट्स पोर्टफोलियो मैनेजर। उसके बाद में मर्जर और टेक ओवर, किसी कंपनी को मर्ज करवाना है, किसी कंपनी का टेक ओवर करना है, तो वहां पर निगोशिएट करने के लिए ये खुद आगे जाते हैं, कंपनियां नहीं जाती हैं। ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, तुम सोचो ना कि बड़ी कंपनी, एक कंपनी को दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो ये एजेंट के तौर पर वहां पर जाते हैं, कंपनियां खुद नहीं जाती हैं। ठीक है, फिर है कि भाई इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो मैं ये मानकर चलता हूं सर कि अभी तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी भाई कि क्या चल रहा है, व्हाट इज मर्चेंट बैंकिंग। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि भाई जो कैपिटल मार्केट है हमारी मेच्योर स्टेट में है, कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था करके इन्होंने रखी हुई है, अच्छी खासी
इक्विटी मार्केट है और बॉन्ड मार्केट भी काफी तेजी से डेवलप हो रही है, तो ऐसे में मर्चेंट एक्टिविटीज के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पर। एज ए मर्चेंट बैंकर आप इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं बिजनेस एंटिटी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। बिजनेस एंटिटी वो है जिसको फंड की जरूरत है और इन्वेस्टर वो है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या थोड़ा बहुत पैसा है और वो ये चाहता है कि इसको इन्वेस्ट करके मैं किसी तरीके से कुछ रिटर्न कमाऊं। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग के डेफिनेशन में अगर बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग में मुख्यतः फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंस की सलाह दी जाती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको, लार्ज कारपोरेट्स को और वेल्दी इंडिविजुअल को। आम आदमी यहाँ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है। मर्चेंट बैंक रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करते, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से मर्चेंट बैंकर उसे कहेंगे कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सीधे सीधे बताया कि ऐसा व्यक्ति जो इशू मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, बस यानी शेयर मार्केट में शेयर इशू करने में, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड इशू करने में इन्वॉल्व है और कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो एंगेज है ऐसा बिजनेस में जो इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब इशू मैनेजमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, यहां से शुरू होता है पहला तरीका यहां से लेकर के और यहां तक, और दूसरा तरीका यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका है आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स, तो पहले तरीके में जो हमारा ये मर्चेंट बैंकर है वो एज ए मैनेजर, एज ए कंसल्टेंट या एज ए एडवाइजर काम करता है और अरेंजमेंट्स करता है ताकि सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग हो सके सिक्योरिटीज की। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि भाई जो हमारा ये अ, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर वो इशू मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन वो कारपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, खुद नहीं इन्वॉल्व है डायरेक्ट तरीके से लेकिन वहां पर सलाह देने का काम ये करता है। फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की, तो भाई जो है मर्चेंट बैंकिंग मेडिवल टाइम से इटली में थी, फिर फ्रांस में 17वीं 18वीं शताब्दी में आती है। ठीक है, इटालियन जो मर्चेंट थे, मर्चेंट बैंकर थे, इन्होंने इंग्लैंड में बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं लेकर के आए, टेक्निक्स लेकर आए जिससे मनी मार्केट का सिस्टम ऑर्गेनाइज हो सके। मर्चेंट बैंकिंग जो है इनिशियली मर्चेंट्स होते थे मर्चेंट बैंकिंग में, जिनका काम होता था कि अपना खुद का ट्रेड करना और दूसरे जो मर्चेंट हैं उनको भी ट्रेड में मदद करना या उनकी ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंस करना, उनकी ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करना इनका काम होता था। फ्रांस में 17th और 18th सेंचुरी के दौरान में हम मर्चेंट बैंकर यानी कि ले मर्चेंट बैंकवेयर जो हुआ करते थे वो केवल ट्रेडर नहीं होते थे, एंटरप्रेन्योर हो गए थे। एंटरप्रेन्योर मतलब व्यवसायी हो गए थे, जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ऐसी एक्टिविटीज में जहां से उनको प्रॉफिट हो सके। उसके बाद में उन्होंने ऐड किया ही एडेड बिजनेस इनटू हिज मर्चेंट एक्टिविटीज, मतलब कहने का कि बैंकिंग के बिजनेस को भी उन्होंने बैंक मर्चेंट एक्टिविटीज में जोड़ लिया था। मतलब थे तो वो व्यवसायी लेकिन वो बैंकिंग का काम भी करना शुरू कर चुके थे और इस तरीके से वो मर्चेंट बैंकर कहलाए। मर्चेंट बैंकिंग बाद में और ज्यादा फली फूली कब, जब लंदन बेस्ड मर्चेंटों ने जो फॉरेन ट्रेडर्स थे, मतलब फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे या फॉरेन ट्रेड का बिजनेस हुआ करता था, वहां पर बिल एक्सेप्ट करना शुरू किया, यानी विदेशियों के बिल एक्सेप्ट करके और उनको फाइनेंस देना शुरू किया, तो मर्चेंट बैंकिंग और आगे बढ़ी। बाद में जो है मर्चेंट बैंकर्स इतने मजबूत हुए कि उन्होंने गवर्नमेंट को असिस्ट करना शुरू किया लॉन्ग टर्म के बॉन्ड ला करके, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड लेकर आए जिससे लॉन्ग टर्म का फंड उन्होंने रेज किया और सरकारों को उधार दिया। उसके बाद में इन्होंने मर्चेंट बैंकिंग में एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आने लगी, क्या क्या, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सिंडिकेशन उन्होंने करवाया, अंडर राइटिंग की सर्विसेज दी, रजिस्ट्रार का काम करना शुरू किया, डिवेंचर ट्रस्टी का काम शुरू किया, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम शुरू किया। ठीक है, निगोशिएटिंग एजेंट फॉर मर्जर और टेक ओवर के लिए ये सारे काम इन्होंने करने शुरू किए। ठीक, आते हैं हम सर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेवलपमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। तो हमारे देश में मर्चेंट बैंकिंग कैसे डेवलप हुई है इन इंडिया प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस पर इशू हाउस फॉर सिक्योरिटी। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में आया 1956 में, उससे पहले अगर किसी कंपनी को, किसी बिजनेस घराने को या बिजनेसमैन को अगर जो है इशू लेकर आना था यानी कि शेयर मार्केट में आना था, तो उसके लिए उसे मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस से कांटेक्ट करना। ठीक है, मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस होते थे, इनका काम होता था सिक्योरिटीज के इशू करने में मदद करना या इशू हाउस का काम। ठीक है, तो ये हो गया। कंपनी एक्ट आने से पहले शेयर मार्केट नहीं होती थी, तो वहां पर मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस हुआ करते। अ फ्यू शेयर ब्रोकिंग फर्म आल्सो फंक्शनड एज मर्चेंट बैंक्स, मतलब कुछ ब्रोकिंग फर्म हुआ करती थी, वो भी मर्चेंट बैंक के तौर पर फंक्शन किया करती। द नीड फॉर मर्चेंट बैंक वाज फेल्ट व्हेन द नंबर ऑफ इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट वर इंक्रीजिंग, मतलब
हमें मर्चेंट बैंकर्स की या मर्चेंट बैंक की जरूरत है, ये महसूस तब किया गया जब प्राइमरी मार्केट में, शेयर मार्केट के प्राइमरी मार्केट में इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, यानी कि बहुत सारी कंपनियां आई जो अपना आईपीओ लेकर आने लगी, तो वहां पर मर्चेंट बैंक की जरूरत महसूस होने लगी। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी वाज फॉर्मली इनिशिएटेड इनटू द इंडियन कैपिटल मार्केट व्हेन द ग्रिंडले बैंक पीएलसी रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1967। ये बोलते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग की जो एक्टिविटी है वो फॉर्मली शुरू हो पाई। मर्चेंट बैंकिंग कायदे से इंट्रोड्यूस कब हुई? जब ग्रिंडले बैंक जो था उसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया 1960। ये विदेशी बैंक है ग्रिंडले बैंक, इसको 1967 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया। वहीं से ही मर्चेंट बैंकिंग, यानी ये पहला मर्चेंट बैंक है जिसने इंडियन कैपिटल मार्केट में मर्चेंट बैंकिंग का या मर्चेंट बैंकर का काम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ग्रिंडले बैंक which started with management of capital issues recognized the need for emerging class of entrepreneurs for diverse financial services ranging from production planning, system design to market research। मतलब ग्रिंडले बैंक ने शुरुआत जब करी तो इसने शुरुआत कैसे की थी? ये कैपिटल इशू का मैनेजमेंट देखते थे। कैपिटल इशू यानी कि शेयर मार्केट में जो शेयर आ रहा है उसके इशू करने के मैनेजमेंट को ये देखते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भाई नए तरीके के एंटरप्रेन्योर हमारे इंडिया में, हमारे देश में आ रहे हैं, जिनको बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत रहने वाली है। जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग के एंटरप्रेन्योर मार्केट में है, सिस्टम डिजाइनिंग को लेकर के एंटरप्रेन्योर मौजूद थे, मार्केट रिसर्च वगैरह, इन सब के लिए जो है हमें मर्चेंट बैंकर की जरूरत पड़ने वाली थी। ऐसा जो है ग्रिंडले बैंक को महसूस हुआ। अपार्ट फ्रॉम मीटिंग स्पेशली द नीड ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट, इट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू लार्ज एंड मीडियम साइज कंपनीज। मतलब इन्होंने क्या किया, जो छोटे साइज की स्मॉल स्केल की यूनिट थी उनकी जो जरूरतें थी उनको तो ये पूरा करते ही थे, फंड वगैरह अवेलेबल करवाते थे, लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि सलाह देने की सर्विसेज इन्होंने बड़ी और मीडियम साइज की कंपनियों को भी प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर ग्रिंडले बैंक को फॉलो करते हुए सिटी बैंक ने भी अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन 1970 में स्टेब्लिश किया, 1970 हमारे देश में, समझिए। तो सबसे पहले ग्रिंडले बैंक को देखते हुए 1970 में सिटी बैंक ने भी अपना एक डिवीजन, बैंकिंग डिवीजन, अलग से नहीं, इन्होंने मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन खोला कि ठीक है, सिटी बैंक का एक मर्चेंट बैंकिंग एक और डिपार्टमेंट बना दिया इन्होंने, ठीक, सिटी बैंक ने, ओके। दिस डिवीजन टुक अप द टास्क ऑफ असिस्टिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड एग्जिस्टिंग यूनिट इन इवैल्यूएशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स एंड रेजिंग फंड थ्रू बोरोइंग एंड इशू ऑफ इक्विटी। तो ये नया डिवीजन बना, इन्होंने जो नए एंटरप्रेन्योर थे या पहले से चले आ रहे कंपनियां थी उनकी नए प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया, उनका मूल्यांकन किया और उनको असिस्ट किया, मदद किया। कैसे? फंड अरेंजमेंट में कि फंड कहाँ से आएगा, अब चाहे वो उधारी ले बैंकों से और चाहे शेयर मार्केट में अपना शेयर इशू करें। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज वर आल्सो ऑफर्ड, यानी ये भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देने थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही था ना, ग्रिंडले बैंक भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देता था, सिटी बैंक ने भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करी। फिर कॉन्सिक्वेंट टू द रिकमेंडेशन ऑफ बैंकिंग कमीशन इन 1972, बैंकिंग कमीशन 1972 में रिकमेंडेशन आती है कि भाई इंडियन बैंकों को भी चाहिए मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें। दैट द रिकमेंडेशन क्या थी? दैट द इंडियन बैंक शुड स्टार्ट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज एज पार्ट ऑफ देयर मल्टीपल सर्विसेज दे कुड ऑफर देयर क्लाइंट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन इन 1972। तो 1972 में बैंकिंग कमीशन ने रेकमेंड किया कि इंडियन बैंक्स को भी चाहिए कि वो मर्चेंट बैंकिंग का काम करें, और अलग से इन्होंने एस्टेब्लिश करने की बात नहीं की। इन्होंने कहा जैसे मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हो उसी में मर्चेंट बैंकिंग भी ऑफर करो, और इसी बात को दिमाग में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मर्चेंट बैंकिंग का डिवीजन बनाया, एक अलग डिपार्टमेंट 1972 में बना दिया। समझ गए? तो ये रिकमेंडेशन पर हुआ, बैंकिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ। तो अभी तक देखें तो 3 बैंक स्कोप में आ जाते हैं। ग्रिंडले बैंक जिसने शुरुआत की, उसको फॉलो करते हुए सिटी बैंक, ये भी विदेशी बैंक है, ग्रिंडले भी विदेशी बैंक है। 1970 1972 में बैंकिंग कमीशन की रिकमेंडेशन होती है, तो एसबीआई ने एक डिवीजन ओपन किया। इन द इनिशियल ईयर द एसबीआई ऑब्जेक्टिव वाज टू रेंडर कॉर्पोरेट एडवाइस एंड असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। शुरुआती दौर में एसबीआई का उद्देश्य था
कि कारपोरेट सलाह मतलब जो कंपनियां हैं उनको सलाह देना और छोटे और मझोले दर्जे के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको फाइनेंस वगैरह में असिस्ट करना। द कमर्शियल बैंक दैट फॉलोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सेटिंग अप मर्चेंट बैंकिंग यूनिट्स पर, देखिए अब उसके बाद में बहुत सारे बैंकों ने डिवीजन खोले अपना मर्चेंट बैंकिंग के, उसमें नाम है, हम ईयर वर इतना याद नहीं रखेंगे, बस समझ लीजिए कि हाँ मुझे तो लगता है लगभग सभी ने सेट किया। स्टेट बैंक के बाद में मर्चेंट बैंकिंग यूनिट सेटअप करी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक ने 1977 में, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन 1978, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक इन लेट 70 एंड अर्ली 1980। अपने बैंक का नाम आता है तो बड़ी खुशी मिलती है ना? जब भी आपको अपने बैंक का नाम आता होगा, वाह! हमारे बैंक ने भी किया था, 1977 में कर लिया, 1978 में कर लिया, करेक्ट? तो ये सभी बैंक जो है भई मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन एस्टेब्लिश करते हैं। फिर अमंग द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आईसीआई बैंक ने अपनी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी 1973 में शुरू करी। उसके बाद में फिर आता है आईएफसीआई ने 1986 में करी, आईडीबीआई ने 1991 में। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे, इन्होंने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, इसमें आईसीआई ने 1973 में, फिर आईएफसीआई यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1986 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 1991 में अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन खोला। टू बिगिन विथ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज मेनली इन्वॉल्व रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइस and assistance to small and medium entrepreneur and these were offered along with their other traditional banking services। मतलब इन्होंने बोला कि अगर हम देखें कि शुरुआत में मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में क्या ऑफर किया जाता था, तो कॉर्पोरेट एडवाइस दी जाती थी, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं उनको असिस्टेंस किया जाता था अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। मतलब बैंक अपना काम तो कर ही रहे थे, इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग डिवीजन भी उन्होंने बना रखा था। इन द मिड 1980s the Banking Regulation Act 1949 was amended, permitting commercial bank to offer a wide range of financial services through the subsidiary। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ हम जा रहे हैं। वो क्या रहा है कि मतलब अभी क्या था, अभी बैंकों में डिपार्टमेंट या डिवीजन बना दिया इन्होंने, लेकिन जब 1980 के दौरान में बीआर एक्ट 1949 को मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया, तो कमर्शियल बैंकों को उनको सब्सिडरी खोलने की आज़ादी दी गई और भविष्य में मर्चेंट बैंकिंग का काम इन्हीं सब्सिडरियों को सौंप दिया गया, जो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग 1983-84 ड्यू टू द न्यू इशू बूम एंड फर्दर फ्लोरिश्ड आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। मतलब ये बोलते हैं भाई कि क्या हुआ कि मर्चेंट बैंकिंग ने 1983-84 के दौरान बहुत सारे जो है कंपनियों ने अपना आईपीओ लाया, खूब बूम था, मतलब इट वाज लाइक कि हर दिन 10-15 कंपनियां जो है अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो उस समय मर्चेंट बैंकिंग खूब जो है महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि भाई आईपीओ सबको लेकर आना था। और बाद में ये और फली फूली कब, 1991 में, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारा एलपीजी नहीं है, एलपीजी रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उससे मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज और आगे बढ़ गई। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज स्पेशली दोज कवरिंग इशूज एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स आर रेगुलेटेड बाई मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन ऑफ सेबी। मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन ऑफ सेबी मतलब कहने का कि मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज जो होती हैं उनका रेगुलेटर कौन है, सेबी है। उसके लिए गाइडलाइन क्या है, मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन सेबी का, इसी के तहत ये एक्टिविटीज मैनेज की जाती हैं। इसमें क्या आता है, इशू एंड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिवेंचर और शेयर को इशू करना, उसकी अंडर राइटिंग करना, सारी चीजें आती हैं। कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड देम through the formation of divisions. Nationalized bank have formed subsidiary companies and share brokers and consultancies constituted themselves into public limited companies or registered themselves as private limited companies or firm partnership or proprietorship concern। क्या बता रहे हैं कि भाई जो मर्चेंट बैंकिंग का काम था वो कैसे मैनेज हुआ। तो जो भी कमर्शियल बैंक थे, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई यानी आईसीआई वगैरह थे, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई थे, इन्होंने क्या किया, हैव ऑर्गेनाइज्ड देम थ्रू फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन। या तो उन्होंने डिवीजन बना दिया, इन लोगों ने डिवीजन बना दिया, मतलब अपने ही जैसे एसबीआई ने डिवीजन बना दिया। ठीक है, उसके बाद में जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, इन्होंने सब्सिडरी कंपनियां बनाई।
जो नेशनलाइज्ड बैंक थे इन्होंने सब्सिडरी बना दी और वो मर्चेंट बैंकिंग का काम देखते थे। जो शेयर ब्रोकर थे और कंसल्टेंसीज वगैरह थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा दिया, या फर्म के तौर पर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के तौर पर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया। सम मर्चेंट बैंकिंग आउटफिट्स हैव एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकर्स, मतलब कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विदेशी बैंकों के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया और अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। फिर अगली हेडिंग है हमारी, मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया सर, कि हमारे देश में मर्चेंट बैंकिंग का विकास कैसे होता है। तो कंपनीज एक्ट 1956 से पहले यदि आपको कोई आईपीओ लेकर आना था तो आप मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस के पास जाया करते थे। कुछ शेयर ब्रोकिंग फर्म्स थी, वो भी मर्चेंट बैंक के तौर पर ऑपरेट किया करती थी। ठीक है, मर्चेंट बैंक्स की नीड कब महसूस हुई, जब प्राइमरी मार्केट में बहुत सारा आईपीओ आना शुरू हो गया, नंबर ऑफ इशूज बहुत बढ़े, बूम कर गए। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज शुरुआत हमारे देश में कहाँ से हुई, तो भाई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1967 में ग्रिंडले बैंक को लाइसेंस दिया, वहीं पर ही मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी इनिशियली हुई, शुरुआत हुआ, इसका इनिशिएशन हुआ इंडियन कैपिटल मार्केट में। ग्रिंडले बैंक ने शुरुआत करी थी किसका, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इशू, यानी कि कैपिटल जो भी इशू करनी है, जो शेयर लाना है, उसका मैनेजमेंट देखते थे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत तरीके के नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जिनकी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल नीड है और उनको भी हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने शुरुआत में भाई स्मॉल स्केल यूनिट थे उनको फाइनेंस वगैरह अवेलेबल करवाया, लेकिन जो लार्ज स्केल की और मीडियम साइज की कंपनी थी उनको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी। फिर उसके बाद ग्रिंडले बैंक को फॉलो करते हुए सिटी बैंक ने भी मर्चेंट बैंकिंग का एक डिवीजन खोला, एक डिपार्टमेंट खोला 1970 में। इस डिवीजन का भी वही काम था कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में मदद करना, उनको फंड रेज करने में मदद करना, और सिटी बैंक ने भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑफर करी। फिर 1972 में बैंकिंग कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडियन बैंक्स को भी चाहिए कि वो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज को ऑफर करें, जैसे वो अदर प्रोडक्ट ऑफर करते वैसे ही इसको भी ऑफर करें, और उसी के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1972 में ही मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन खोला। ठीक, 1972 में ही बैंकिंग डिवीजन मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन खोल लिया। शुरुआत में एसबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या था, वही कारपोरेट को सलाह देना और स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर को असिस्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद में एसबीआई के बाद में बहुत सारे बैंक थे जिन्होंने मर्चेंट बैंकिंग यूनिट या डिवीजन खोले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सभी ने 1970-80 में अपना जो है मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन खोल लिया। ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईसीआई, इन्होंने मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी 23 में शुरू करी। आईएफसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1986 में, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1991 में। टू बिगिन विथ अगर देखा जाए तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में मेनली क्या होता था, कॉर्पोरेट एडवाइस दी जाती थी और स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को असिस्ट किया जाता था फंड वगैरह ऑफर करने में। और ये काम जो है बैंक्स क्या करते थे, ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज के अलावा ऑफर करते थे। 1980 में 1980 में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, पीआर एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया कि कमर्शियल बैंक भी सब्सिडरी बना सकते हैं, तो यहाँ पर सब्सिडरी को वही काम सौंपने का प्रयास इन्होंने किया कि सब्सिडरी बनाएंगे और उनको हम दे देंगे जो है मर्चेंट बैंकिंग का पूरा काम। मर्चेंट बैंकिंग अगर देखें तो 1983-84 के दौरान ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है। क्यों? क्योंकि नए इश्यूज का बूम था, बहुत सारी कंपनियां थी जो आईपीओ लेकर आ रही थी, और साथ ही साथ 1991 में जब ये हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए हमारे देश में, तो उस दौरान मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज और ज़्यादा आगे बढ़ गई। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो भी आपके इशू के और शेयर और डिवेंचर के इशू और अंडरराइटिंग से रिलेटेड चीज़ों को कवर करती हैं, वो गवर्न होती हैं मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन ऑफ सेबी, मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन के तहत। उन्होंने बताया कि भाई कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने अपने यहाँ डिवीजन बनाए मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए। नेशनलाइज्ड बैंक कह रहे हैं, कमर्शियल बैंक कह रहे हैं, नेशनलाइज्ड बैंकों ने यानी कमर्शियल बैंकों ने ही बाद में जा करके इन्होंने भी क्या किया, सब्सिडरी ही बनाई। कमर्शियल बैंकों ने भी सब्सिडरी बनाई और मर्चेंट बैंकिंग का काम उन्हीं को सौंप दिया। ठीक है, शेयर ब्रोकर और कंसल्टेंसी जो थी उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फर्म या पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप के तौर पर अपने आप को रजिस्टर किया। इसके अलावा कुछ मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां थी जिन्होंने कोलैबोरेशन किया इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकर्स। आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक लेंगे जो कि है मर्चेंट बैंकिंग वर्सेस कमर्शियल बैंक। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई दोनों में फर्क क्या होता है, जानना जरूरी है हमारे। तो
देयर आर की डिफरेंसेस इन अप्रोच, एटीट्यूड एंड एरियाज ऑफ सर्विस बिटवीन द मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के अप्रोच में, एटीट्यूड में, एरिया ऑफ सर्विस में बहुत फर्क होता है, हम समझेंगे। सम ऑफ देम आर लिस्टेड। मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, वेयर एज कमर्शियल बैंक्स आर गवर्न्ड बाय आरबीआई। ठीक है, तो मर्चेंट बैंक को कौन मैनेज करता है, गवर्न करता है, ध्यान रखिएगा, सेबी, आरबीआई नहीं करता। कमर्शियल बैंक को कौन करता है, आरबीआई। इसीलिए इसीलिए जो कमर्शियल बैंक थे उनको सब्सिडरी बनानी जरूरी हो गई। क्यों? क्योंकि भाई सोचो, कमर्शियल बैंक को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, मर्चेंट बैंकिंग सेबी रेगुलेट कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने सब्सिडरी बनाई और उसको सौंप दिया कि भाई तुम देखो अब सेबी वालों मर्चेंट बैंकिंग का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मर्चेंट बैंकिंग सेबी देखता है और कमर्शियल बैंकिंग जो है कौन देखता है, आरबीआई देखता है। मर्चेंट बैंक्स प्राइमरली असिस्ट इन रेजिंग इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, whereas कमर्शियल बैंक प्राइमरली डील विद द डेट एंड डेट रिलेटेड फाइनेंस। तो मर्चेंट बैंक जो है वो क्या करता है, इक्विटी यानी कि शेयर रेज करने में और शेयर से रिलेटेड फाइनेंस अरेंज करने में मदद करता है। इक्विटी यानी कि आप शेयर मार्केट में इशू कर सकें और उससे फाइनेंस वगैरह अरेंज कर सकें, मर्चेंट बैंक का मेन काम ये होता है। जो कि प्राइमरी बैंक, जो हमारे कमर्शियल बैंक होता है, इनका मुख्य काम क्या है, कर्जा देना और कर्जे से रिलेटेड चीजें करना। ठीक है, मर्चेंट बैंक आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, वेयर एज कमर्शियल बैंक्स आर एसेट ओरिएंटेड। जो मर्चेंट बैंक होते हैं इनका काम होता है मैनेजमेंट देखना। ठीक है, कोई कंपनी इशू लेकर आ रही है तो उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। कमर्शियल बैंक एसेट ओरिएंटेड होता है, यानी कमर्शियल बैंक जो आपको कर्जा वगैरह देंगे वहां पर आप एसेट वगैरह बनाते हैं। एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंक्स आर प्रोजेक्ट काउंसलिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, अमालगमेशन एंड टेक ओवर, वेयर एज कमर्शियल बैंक्स आर मेनली फाइनेंसर्स। तो मर्चेंट बैंक में प्रोजेक्ट की काउंसलिंग करना, कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल में क्या इक्विटी क्या डेट होना चाहिए, अमालगमेशन दो कंपनियों को आपस में मिलाना, मर्जर करना, टेक ओवर करना, ये सारे काम होते हैं। जबकि कमर्शियल बैंक मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये फाइनेंसर होते हैं, फंड अवेलेबल करवाते हैं। मर्चेंट बैंक्स मेनली अंडरटेक फी बेस्ड बिजनेस, वेयर एज कमर्शियल बैंक मेनली अंडरटेक फंडिंग बिजनेस। तो मतलब मर्चेंट बैंक जो मुख्य कार्य होता है वो फी बेस्ड बिजनेस को लेना, यानी कि कोई काम करवाएगा बदले में फीस लेगा। जबकि कमर्शियल बैंक का मुख्य बिजनेस क्या होता है, फंडिंग अरेंज करना, फंडिंग देना, पैसे देना, कर्जा देना, लाइक दैट। ओके, फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पर बात की सर कि मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फर्क है, समझ में अब आ गया होगा कि मर्चेंट बैंक क्या चल रहा है और कमर्शियल। मर्चेंट बैंक सेबी देखता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई देखता है। मर्चेंट बैंक का काम क्या होता है, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस अरेंज करवाना। कमर्शियल बैंक का मुख्य काम होता है डेट, कर्जा देना। मर्चेंट बैंक मैनेजमेंट ओरिएंटेड होते हैं, यानी इनको मैनेजमेंट देखना है, इनको फंड में, एसेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, इनको बस इशू देना है, मतलब आपका शेयर आ जाए, आप अपनी कंपनी चलाएं, ये इनका उद्देश्य होता है, फंड अरेंज करना। कमर्शियल बैंक जो है एसेट ओरिएंटेड होते हैं, कर्जा वगैरह देने का ये सारा काम करते हैं। मर्चेंट बैंक जो है प्रोजेक्ट की काउंसलिंग, कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग, अमालगमेशन, टेक ओवर, मर्जर वगैरह ये सारी चीजों को देखते हैं। कमर्शियल बैंक मेनली फाइनेंसर्स होते हैं। मर्चेंट बैंक जो है फी बेस्ड बिजनेस लेते हैं, कमर्शियल बैंक मेनली जो है फंडिंग के बिजनेस को देखते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब आता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है सर, प्रोस्पेक्टिव मर्चेंट बैंक्स हैव टू ऑब्टेन द फॉलोइंग लाइसेंस फ्रॉम सेबी फॉर इनिशियल। अगर कोई भी बैंक मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको सेबी से कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जैसे आरबीआई से सिर्फ कमर्शियल बैंक होने का लाइसेंस लेना पड़ता है, चल जाता है काम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेबी से आपको कई तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तब आप मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं। मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस लीजिए, बैंकर टू द इशू का लाइसेंस लीजिए, डिवेंचर ट्रस्टी का लाइसेंस लीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस लीजिए। इन सब के लाइसेंस लेंगे तभी आप मर्चेंट बैंक के तौर पर काम कर सकते हैं और तभी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। लाइसेंस नहीं लेंगे सेबी से तो ये काम नहीं कर सकते। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नहीं लिया आपने सर्विसेज, मतलब लाइसेंस, तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस लेना। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इज टू बी ऑब्टेन्ड फॉर कैटेगरी 1, 2, 3, 4 मर्चेंट बैंकर फॉर रेंडरिंग इशू मैनेजमेंट सर्विसेज, public rights issue, private placement, issue related to equity and debt, underwriting, consultancy, and corporate advisory services as capital market intermediary। भाई ये बोल रहे हैं अगर मर्चेंट बैंकर के तौर पर काम करना है तो आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट का मतलब वही हुआ लाइसेंस लेना होगा। किस चीज का, सेबी से लाइसेंस लेना होगा।
अब यहाँ पर मर्चेंट बैंकर 4 तरीके के होते हैं, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे चारों के बारे में। अभी ये जानिए कि मर्चेंट बैंकर 4 तरीके, कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 2 के, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के मर्चेंट बैंकर होते हैं। तभी आप जाकर के इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, अंडर राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, कंसल्टेंसी और कारपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम अभी तक तभी आप कर सकते हैं जब आप मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस आपके पास हो। फिर है बैंकर टू द इशू, यानी आप जो भी बैंकर टू द इशू, ये भी लाइसेंस लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सीबी इज टू बी ऑब्टेन्ड टू हैंडल बैंकर्स टू द इशू असाइनमेंट with network of exclusive capital market branches and designated branches to handle ASBA application supported by block amount application collecting यानी escrow refund paying banker assignment। मतलब ये बोलते हैं कि अगर आप बैंकर्स टू इशू का काम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सेबी से लाइसेंस लेना होगा, और बैंकर्स टू इशू का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पास नेटवर्क होना चाहिए, ब्रांचेज होनी चाहिए आपके पास में, डेजिग्नेटेड ब्रांचेज जो एसबा एप्लीकेशन को हैंडल कर सकें। इसके अलावा आप कलेक्शन का काम करें, रिफंड का काम देखें, पेइंग बैंकर वगैरह के असाइनमेंट, यानी ये सारे काम आपको देखने पड़ेंगे इस बैंकर टू द इशू के तहत। फिर आता है सर डिवेंचर, ट्रस्टी का काम देखना होता है। तो इन टर्म्स ऑफ सेबी गाइडलाइंस ऑल डिवेंचर इशू पब्लिक या राइट्स इशू ऑफ द कंपनी with the maturity period exceeding 18 months are required to have debenture and its name must be stated in the prospectus of the issue। मतलब ये बोलते हैं कि अगर कोई भी डिवेंचर इशू किया जा रहा है जिसकी मेच्योरिटी 18 महीने से अधिक है, डिवेंचर इशू किया गया और उसकी मेच्योरिटी 18 महीने से अधिक है, तो उस केस में डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। कौन बनेगा डिवेंचर ट्रस्टी, उसका नाम जो है प्रॉस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए, जो भी इशू आ रहा है उसके प्रॉस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए। अ मर्चेंट बैंक कैन नॉट डायरेक्टली बी द ट्रस्टी बट द ट्रस्ट कैन बी अ सब्सिडरी ऑफ द मर्चेंट बैंक। ये बोलते हैं कि कोई भी मर्चेंट बैंक सीधे ट्रस्टी नहीं बन सकता है, बल्कि लेकिन जो ट्रस्ट है वो मर्चेंट बैंक की सब्सिडरी हो सकती है। क्या कहानी है थोड़ा सा समझते हैं, ये लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, इन अ डिवेंचर इशू देयर आर टू प्राइमरी रोल विद द अपोजिंग प्रायोरिटी फॉर अ बैंक। जो भी मर्चेंट बैंक है तो डिवेंचर अगर इशू करेगा तो उसके पास 2 रोल होंगे और दोनों अपोजिट रोल हैं, दोनों अपोजिट रोल हैं। क्या, द मर्चेंट बैंक का काम करेगा, द डिवेंचर ट्रस्टी का काम करेगा। मर्चेंट बैंक के तौर पर मर्चेंट बैंक अगर हम रहे तो देयर क्लाइंट इज ए कंपनी, कोई कंपनी होगी, इशूअर होगा जो कि शेयर मार्केट में लेकर आना चाहता है, डिवेंचर मार्केट में लाना चाहता है। देयर जॉब इज टू हेल्प द कंपनी रेज मनी अंडर द बेस्ट पॉसिबल टर्म। तो यहाँ पर जो मर्चेंट बैंक है उसकी जिम्मेदारी होगी कि कंपनी को मदद करे कि भाई पैसा वो रेज कर सकें। दूसरा डिवेंचर ट्रस्टी है, डिवेंचर ट्रस्टी के तौर पर इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, देयर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टर, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब उनकी इस ट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी उनके पैसे को सेफ रखना। द डिवेंचर होल्डर्स, जिन्हें हम इन्वेस्टर या डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं, अब डिवेंचर ट्रस्टी के तौर पर क्लाइंट कौन हो गया, इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगाए हैं। अब दियर जॉब यानी कि डिवेंचर ट्रस्टी के तौर पर जॉब क्या है, टू होल्ड द कंपनीज एसेट इन ट्रस्ट। जो भी कंपनी डिवेंचर ला रही है उसके एसेट को ट्रस्ट में होल्ड करके रखना और ये इंश्योर करना कि कंपनी जो है इन्वेस्टर को पैसा वापस करे। ठीक है, तो एक तरफ आपको अपनी कंपनी को मदद करनी है मर्चेंट बैंक के तौर पर कि वो पैसा रेज कर सके, और जिससे पैसा रेज कर रहे हैं वहां पर डिवेंचर ट्रस्टी की जिम्मेदारी आ जाती है, यही मर्चेंट बैंकर की जिम्मेदारी आ जाती है डिवेंचर ट्रस्टी के रूप में कि वो इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करे। यहाँ कंपनी के हितों की रक्षा है, यहाँ इन्वेस्टर के हितों की रक्षा है। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत क्या होगी, इफ द कंपनी डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट द ट्रस्टी मस्ट इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। भाई अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, आप डिवेंचर ट्रस्टी बने हुए हैं और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो पैसे दिलवाने के लिए आप लीगल एक्शन लोगे कि नहीं लोगे, बिल्कुल लेंगे, हम इन्वेस्टर के बिहाफ पर लीगल एक्शन करेंगे। अ मर्चेंट बैंक कैन नॉट इफेक्टिवली सू इट्स ओन क्लाइंट, लेकिन जो मर्चेंट बैंक है वो अपने खुद के क्लाइंट को इफेक्टिवली सू नहीं कर सकता है। भाई तुम मर्चेंट बैंक हो, तुम्हारी ही कंपनी है जिसको तुमने हेल्प की थी पैसे रेज करने में, उसी के खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हो, प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो बात को, कंट्राडिक्शन हो रहा है। इन्वेस्टर कहता है कि पैसे डूब गए हैं, आप लीगल एक्शन लीजिए, कंपनी बोलती है यार कि तुम हमारे मर्चेंट बैंक और हमारे ही खिलाफ खड़े हो। तो उसी का सेबी ने सोल्यूशन दिया हुआ है, सेबी गिव्स अ सोल्यूशन। क्या है, टू रिजॉल्व दिस सेबी डिक्टेट्स दैट मर्चेंट बैंक कैन नॉट एक्ट एज ट्रस्टी डायरेक्टली।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा भाई सेबी बोलती है कि मर्चेंट बैंक सीधे ट्रस्टी बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने बोला तुम्हें ट्रस्टी हम डायरेक्टली बनने ही नहीं देंगे बाय फोर्सिंग द क्रिएशन ऑफ अ सब्सिडरी ट्रस्ट। तो उन्होंने बोला कि हम एक सब्सिडरी ट्रस्ट बनाएंगे और वही इंश्योर करेगा, रेगुलेशन देखेगा, लीगल और ऑपरेशनल फायरवॉल के तौर पर काम करेगा। समझ गए बात को? तो यहीं पर ही सेबी मना करता है भाई कि तुमको मर्चेंट बैंकर को डायरेक्टली हम ट्रस्टी नहीं बना सकते हैं, एक सब्सिडरी ट्रस्ट बनाओ और वो ये सारी जिम्मेदारियां लेगा। अब सब्सिडरी है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मर्चेंट बैंक कैन नॉट डायरेक्टली बी ट्रस्टी। मर्चेंट बैंक को ट्रस्टी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि मर्चेंट बैंक कंपनी को मदद कर रहा है, वही ट्रस्टी बन जाएगा तो अपने इन्वेस्टर के हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को नहीं सेव कर पाएगा। बट ट्रस्ट कैन बी सब्सिडरी ऑफ द मर्चेंट बैंक। तो ऐसे में जो ट्रस्ट होता है वो मर्चेंट बैंक की सब्सिडरी बन जाती है और वो लीगल एक्शन ले सकती है। इस तरीके से ये कहानी, बात समझ में आई डिवेंचर ट्रस्टी की पूरी कहानी आपको? ठीक है। फिर आता है अगला लाइसेंस आपको चाहिए होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। मैंने जैसा बताया किसी के पास 500 करोड़ रुपए हैं, उसको चाहिए कि कोई बंदा हो जो हमारा पूरा ये काम देखे, पैसा इन्वेस्ट करे और रिटर्न दे, तो वही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये विराट कोहली वगैरह, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, इन सबके पास ये सब लोग होते हैं। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सेबी गाइडलाइंस द मर्चेंट बैंक कैन कैरी ऑन एक्टिविटी ऑन एज पोर्टफोलियो मैनेजर ओनली इफ सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 1993 इज ऑब्टेन्ड। ये बोलते हैं कि भाई कि सेबी गाइडलाइन बोलती है कि मर्चेंट बैंक अगर चाहे तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए सेपरेट लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 1993। ठीक है। ये यहीं पर बातें हमारी सारी खत्म हो जाती हैं सर। नेक्स्ट लेक्चर में और बातें करेंगे। तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हमने देखा कि मर्चेंट बैंकर को सेबी से लाइसेंस लेना होगा मर्चेंट बैंकर के तौर पर। अब मर्चेंट बैंकर में वो कैटेगरी 1 2 3 4 किसी भी कैटेगरी का मर्चेंट बैंकर उसे बना सकता है। बैंकर टू इशू होते हैं, यानी कि जो है बैंकर टू इशू जो है, अब मतलब हमारे पास ब्रांचेज होनी चाहिए, एसबी एप्लीकेशन हैंडल करने के लिए ब्रांचेज होनी चाहिए, रिफंड पेइंग वगैरह का सारा काम देखना चाहिए, तो बैंकर टू इशू लाइसेंस होनी चाहिए। डिवेंचर का ट्रस्टी होना चाहिए। ठीक है, डिवेंचर का ट्रस्टी बनना पड़ता है। तो क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रख करके बैठिएगा। 18 मंथ से ज्यादा का डिवेंचर अगर 18 महीने से ज्यादा का मेच्योरिटी रखता है तब डिवेंचर ट्रस्टी 100% आपको अपॉइंट करना होगा और उसका नाम प्रॉस्पेक्टस में लिखा जाना चाहिए। मर्चेंट बैंक खुद जो है ट्रस्टी नहीं बन सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट है वो सब्सिडरी के तौर पर रह सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। मर्चेंट बैंक के तौर पर उसे कंपनी के साथ देना है, डिवेंचर ट्रस्टी के तौर पर उसे इन्वेस्टर का साथ देना है। कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो ट्रस्टी के तौर पर उसे लीगल एक्शन लेना होगा, लेकिन मर्चेंट बैंक डायरेक्टली नहीं कर सकता है। तो सेबी का सोल्यूशन है भाई कि मर्चेंट बैंक सीधे ट्रस्टी बनाओ ही मत, बल्कि वो एक सब्सिडरी ट्रस्ट बनाए और वो लीगल एक्शन वगैरह ले सके। इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज अगर आप देना चाहते हैं एज ए मर्चेंट बैंकर, तो उसके लिए आपको सेबी से लाइसेंस लेना होगा अंडर क्या, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 1993। ठीक है, तो बस यहीं पर बात खत्म होती है। होप है आपको ये चीज़। थैंक यू सो मच।